गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल MK रिसर्च में। और जैसा कि हम लोग फिज़िक्स यानी साइंस का जो फिज़िक्स एक पार्ट है उसका हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, प्रकाश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट यानी कि देख चुके थे। जिसमें से पहला हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है ना, प्रकाश कैसे परावर्तित करती हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखें कि कुछ तरह के चिकनी सतह जिसमें समतल दर्पण आता है, गोलीय दर्पण आता है, तो हम लोगों ने समतल दर्पण तक देख लिए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं गोलीय दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण देखिए, समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। तो पहले एक चीज़ हेडिंग डालिएगा यहाँ कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण क्या है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम लोग इसको आज देखते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ थोड़ा देखिए। ये मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है। ये एक स्फेयर है यानी कि गोला है, ठीक है। इसमें गोलीय दर्पण क्या होता है ना कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका एक पार्ट हम लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ऐसे कट कर दिए, ठीक है। तो ये कट कर दिए तो क्या बन गया, ये गोलीय दर्पण का ही एक पार्ट बन गया, एक टुकड़ा बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण का क्या होता है कि जिसका परावर्तक सतह यानी कि प्रकाश जो परावर्तित करने की जो सतह होती है वो या तो अंदर की ओर होंगी। मान लीजिए ये एक गोला है, एक गोलीय दर्पण है, इसका बीच का जो बिंदु है वो केंद्र है। तो या तो उसका परावर्तक सतह जो है वो गोले के केंद्र की ओर होगा या तो फिर गोले के केंद्र के बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखेंगे यहाँ कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो, है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि इसका जो है ये परावर्तक सतह, ये क्या हुआ, ये पेंट किया हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह किधर है, अंदर की ओर है। इसी का एक पार्ट मान लीजिए, इसको ऐसे ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक और गोलीय दर्पण है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कट कर दिए हैं और इसका जो परावर्तक सतह जो है, इसको इधर से कट करते हैं, ठीक है। इसका परावर्तक सतह मान लीजिए किधर की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक। यानी कि इसका परावर्तक सतह, एक तो जिसका परावर्तक सतह गोले के अंदर की ओर वक्रित हो, और इसमें क्या है कि परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह जो है वो गोले के बाहर की ओर है। देखिए ये जो है ना वो सतह चिकनी सतह है ना, इधर पेंट किया हुआ है, तो ये गोले के बाहर की ओर है, तो यही गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसको भी डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक। अब इसी का 2 पार्ट बनता है। जैसे हम 2 फिगर बनाए तो इसी का 2 पार्ट बनेगा। एक जो है एक अवतल दर्पण कहलाएगा यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण कौन कहलाएगा और उत्तल दर्पण कौन कहलाएगा। तो देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, है ना, उसके बाद लिखवा देंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसका परावर्तक सतह जो है वो गोले के अंदर की ओर है,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र के बाहर की ओर है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने क्या समझा कि वैसा दर्पण, अवतल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। अब देखिए, ये जो गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका दो पार्ट है। ठीक है, एक कहलाएगा अवतल दर्पण और दूसरा कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो हम लोग पहला पॉइंट को देखते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए एक गोला है। ठीक है, एक गोला है जिसका हम लोग क्या बोलें कि अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो। यानी कि ये मान लीजिए कि ये रंगा हुआ है, इसका बाहरी पार्ट है ना, और ये रंगा हुआ किस चीज़ का रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बाकी का इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि ये जो है ये अवतल दर्पण है, और इसका जो है ये अवतल दर्पण किसका पार्ट है, तो एक गोले का पार्ट है, तो वही हम लोग दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि समझ में आया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, है ना, अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसको लिख दीजिए अवतल दर्पण। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है। चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, मार्कर, ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको देखिए किसको कहेंगे, ये मान लेते हैं एक गोला है ना, गोलीय दर्पण, इसका जो है ये वाला पार्ट। ठीक है,
ये है, ठीक, इसमें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें देखिए परावर्तक सतह किधर है, यानी कि गोले के केंद्र के बाहर की ओर है, यानी कि यहाँ लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर अर्थात गोले के केंद्र के बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसमें समझ में आया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर अर्थात गोले के केंद्र के बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यानी कि एक बार बोलिए कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, ठीक है, या अंदर की ओर हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, यानी कॉनकेव मिरर कहेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना, आराम आराम से कितना अच्छा डेफिनेशन समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसमें हम लोग ना कुछ पॉइंट देखेंगे कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है, वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए यहाँ इसको आकृति को समझिएगा। ठीक है, ये देखिए इसका परावर्तक सतह किधर की ओर है, अंदर की ओर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ पॉइंट होती है इसमें, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया P, इसको P से डिनोट करते हैं ना, इसको ध्रुव बोलते हैं। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया अनंत, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें ध्रुव P जो है वो ध्रुव क्या कहलाता है। पहला पॉइंट इसमें स्टार बना के लिखेंगे कि ध्रुव इसमें क्या है, ठीक है। तो ध्रुव क्या है, ध्रुव जो है ना, यानी परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, है ना। परावर्तक है ना सतह के केंद्र को, परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित किया जाता है, ठीक है। यानी कि परावर्तक सतह का केंद्र है ना, जो बीच वाला केंद्र जहाँ पड़ेगा, यानी जहाँ है ना मुख्य अक्ष जो होता है पास होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि फोकस क्या है ना, यानी कि फोकस क्या है। फोकस से पहले समझ लीजिए ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या है ना, मुख्य अक्ष क्या है,
वह रेखा, है ना, वह रेखा जो, है ना, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरती हो, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि वह रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरती हो उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इससे क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष गुजर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसके पहले हम लोग क्या समझते हैं, एफ को यानी फोकस को समझते हैं। तो फोकस क्या है, फोकस, है ना, तो लिखेंगे यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, ठीक है, परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लीजिए कि ये कोई एक लाइट आई, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये कहाँ से आकर के गुजरती है, जिस पॉइंट से गुजरती है ना, वहाँ हम लोग उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, है ना, फोकस दूरी क्या है ना, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो लिखेंगे यहाँ ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि समझ में आया। इसे स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। देखिए समझ में आया। ये देखिए ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण, है ना, ऐसा लिखते हैं। वैसा दर्पण जो गोलीय दर्पण का एक भाग है। ठीक है, जिसका
केंद्र, ठीक है, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है। यानी कि समझ में आया? जैसे हम यहाँ बनाए थे एक ऐसे गोल वाला फिगर बनाए थे, ठीक है, ये भी हम लोग अवतल दर्पण देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दर्पण था ना, क्या था, अवतल दर्पण जो था वो एक गोले का भाग है, ठीक है ना, एक गोले का भाग है। तो इस गोले का केंद्र जो है ना, इस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहता है, जिससे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो वही लिखें कि वैसा दर्पण जो गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है जिसका केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये क्या कहलाता है ना। है ना, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाता है? वैसा दर्पण जो गोलीय दर्पण का, अरे यार चलो कोई बात ना, वो थोड़ा लाइट का डिस्टर्बेंस था। वैसा दर्पण, है ना, वैसा दर्पण जो गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका त्रिज्या उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे हम लोग इसे कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। और इसका एक और देखेंगे तो, और इसमें हम लोग क्या समझें कि वैसा दर्पण जो गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका त्रिज्या उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल आर यानी कि कैपिटल आर यानी बड़ा वाला आर से निरूपित करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ध्रुव से, है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं। दूसरा इसका दूसरा डेफिनेशन देखेंगे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इसे आर से निरूपित करते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या समझें, यानी कि ध्रुव किसको कहेंगे, है ना, तो परावर्तक सतह के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। फोकस किसको कहेंगे? जहाँ परावर्तित किरणें जिस बिंदु से पास करती हैं या जहाँ परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फोकस दूरी क्या है, तो ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र क्या है, जो ये अवतल दर्पण है ये एक गोलीय दर्पण का भाग है
है ना, एक गोले का भाग है जिसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सारा लिख करके ये आप फिगर आप पहले ही बना लिए होंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए। देखिए ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, P। अब यहाँ आपको हमेशा दर्पण के भाषा में बोलना है। ठीक है, जहाँ जहाँ हम जो चीज़ ड्रॉ करेंगे उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लाइन है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो दर्पण है, उसके भाषा में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, इसमें जो ये हम लोग क्या था, ये था हम लोग का वक्रता त्रिज्या और ये था फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ एक स्टार बना के लिखेंगे कि ये जो वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, वो फोकस का दुगना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें देखिएगा, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब इसमें जो है ये प्रकाश को किस तरह से परावर्तित करेगी। देखिए, ये मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आई। ठीक है, किरणें आई है ना, इधर मान लीजिए अनंत से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, अब इसमें बताएंगे पोजीशन की, कहाँ से मतलब किसी प्रतिबिंब को कहाँ रखने पर क्या कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ हम आप लोग को समझा रहे हैं कि अवतल दर्पण जो है ना, वो किरणों को कन्वर्ज कर देती है, मतलब इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि ये किरणों को जो है ना वो एक जगह पे ला करके केंद्रित कर देती हैं। ठीक है, तो यानी इसका जो परावर्तित किरणें जो आएगी, ये फोकस पर आकर के ऐसे एक जगह पे मिला देगी। ठीक है, कहाँ मिला देगी, फोकस पर आके मिला देंगी। तो क्या हुआ कि जितना सारा लाइट है जो आ रही है, ठीक है, आपतित किरण जितना भी आ रही है, जितनी भी आ रही है, उन सभी को क्या करेगा, एक जगह पे ला करके केंद्रित कर देंगे। एक जगह पे ला के केंद्रित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि क्या कर रहा है, तो ये कन्वर्जिंग का काम कर रहा है, मतलब अभिसारी दर्पण। इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये सारे प्रकाश को एक जगह पे लाके कन्वर्ज कर दे रही है, एक जगह पे लाके मिला दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि अवतल दर्पण को, है ना, ये लिख लिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहीं अवतल दर्पण लिख करके यहाँ लिखेंगे कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, है ना, कहते हैं। ठीक है, दैट इज कन्वर्जिंग, CONVER, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, मिरर। ठीक है, इसको यहीं लिखिए।
कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, यानी कि अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। आपको ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए समतल दर्पण, ठीक है, दूसरा ऑप्शन में रहेगा अवतल दर्पण, ठीक है, और तीसरा में रहेगा उत्तल दर्पण, और चौथा में मान लीजिए कि नन ऑफ दिस। तो आप क्या इसमें मारेंगे ऑप्शन अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो सारे प्रकाश को एक जगह पे ला करके कन्वर्ज कर देते। जैसे हम इसको आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ये कन्वर्जिंग मिरर कैसे कहलाएगी। जैसे आप टॉर्च देखिएगा, टॉर्च देखे होंगे, घर में आपका सबका टॉर्च होगा, या तो चोर जो होते हैं, चोर लोग देखिएगा कि रात में जब चोरी करते हैं तो वो एक टॉर्च लेके जाते हैं, और वो वैसा टॉर्च रहता है जो एकदम से बहुत शार्प टॉर्च होता है, जो सारे प्रकाश को एक जगह पे लाके केंद्रित करते हैं, और जहाँ वो प्रकाश पड़ेगी ना वहाँ बहुत मतलब डीपली दिखेगा। तो वहाँ उस टॉर्च में क्या करेगा कि सारे प्रकाश को एक जगह पे लाके केंद्रित कर दे रही है। जैसे कि मान लीजिए ये एक टॉर्च है, ठीक है, ठीक है, ये स्विच है, तो ये क्या करेगा, सारी प्रकाश को ला करके एक जगह केंद्रित कर देंगे, ठीक है, केंद्रित कर देंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है, सारे प्रकाश को एक जगह पे लाके कन्वर्ज कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, है ना, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो किस जगह पे बनेगा, ये हम लोग कंडीशन देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ मेन जो है समझने वाले बात यहाँ है। ठीक है, अभी तक तो आपको डेफिनेशन के माध्यम से सब कुछ समझा दे रहे थे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा समझने वाले इस चैप्टर में कोई पॉइंट है तो यहाँ समझना है। ठीक है, कि हम लोग किसी वस्तु को किस जगह पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, देखिए ये मान लीजिए, ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अभी हम लोग अवतल दर्पण ही देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यहाँ इसका हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ लिखिएगा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ये देखिए ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ लाइन कोई नहीं बोलेगा, यहाँ क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है। ठीक है, ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया कैपिटल P से इसको डिनोट करते हैं, ये हो गया F, और ये हो गया 2F, और इधर सॉरी 2F नहीं C। ठीक है, ये हो गया अनंत। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसमें हम लोग किसी अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक तो हम लोग रख सकते हैं अनंत पर, पहला। दूसरा हम लोग रख सकते हैं अनंत और C के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा हम लोग रख सकते हैं वक्रता केंद्र पर। चौथा हम लोग रख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा हम लोग रख सकते हैं फोकस पर, और छठा हम लोग रख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यानी कितना कंडीशन हो गया, 6 कंडीशन हो गया। ठीक है, देखिए यानी कि हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग एक अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा हम लोग अनंत और C के बीच में रख सकते हैं, तीसरा हम लोग C पर रख सकते हैं, चौथा हम लोग C और F के बीच में रख सकते हैं, पाँचवा हम लोग F पर रख सकते हैं, छठा हम लोग F और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, ये तो 6 कंडीशन हम लोग वस्तु को रखने का कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जब इस वस्तु को यहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा,
2 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 3 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 4 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 5 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 6 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर यदि वस्तु को 1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, यानी इसको 1 नंबर दे देते हैं। अगर 2 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा वस्तु, अगर 2 पर रखेंगे तो बनेगा सी और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा इससे, ये हो गया 2। ठीक, अगर हम लोग सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर हम लोग 4 पर रखेंगे यानी सी और फोकस के बीच में रखेंगे तो हम लोग का कहाँ बनेगा, तो बन जाएगा यानी कि सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग फोकस पर रख देंगे तो कहाँ बन जाएगा, ये मान लीजिए ये है अनंत। ठीक है, तो ये यहाँ अनंत पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इधर अब जगह बचाना है। अब इसके अंदर अगर जाएगा ना तो ये दर्पण के पीछे साइड बना देगा, तो एक यहाँ बना देगा मान लीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा 6 नंबर। लेकिन सबसे बड़ा अगर प्रतिबिंब बनेगा ना तो ये अनंत पर बनेगा। ये जो बनेगा, ये दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा ये बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा, तो सबसे बड़ा यहाँ बनेगा। यहाँ कैसा बनेगा, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम लोगों ने देखा था कि अवतल यानी कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, वास्तविक भी बनाएगा और आभासी भी बनाएगा। आभासी क्यों बनाएगा, क्योंकि यह दर्पण के पीछे भी बनता है। समतल दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर, यानी कि तीनों बन सकता है। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है ना। ये उल्टा जो है ना, ये उल्टा क्या बता रहा है कि उल्टा बता रहा है। अच्छा, इसमें हम लोग आगे देखेंगे मैग्नीफिकेशन में। अच्छा, उसमें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा, इसमें हम लोग देखिए जितना भी वस्तु था वो सारे के सारे हम लोग लेफ्ट साइड में रख रहे थे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ थोड़ा समझिएगा याद रखने के लिए, साइन वन कन्वेंशन के लिए। ये अगर एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है ना, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई प्राइम है। तो हम लोग अगर लेफ़्ट साइड में लेते थे तो क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। ठीक है, ये समझने के लिए, ये यहाँ चीज़ इससे इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए है यहाँ, ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक, देखिए ये हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। और अगर दी ये यानी कि दाहिने साइड अगर लेते थे तो पॉजिटिव लेते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए u का मान कैसा हो जाएगा, u का मान अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और u क्या है, तो वस्तु की स्थिति। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ समझ में आया कि हम लोग ये जो है वस्तु को लेफ़्ट साइड में रख रहे हैं, यानी बाईं ओर रख रहे हैं, तो इसका मान हम लोग क्या लेंगे, तो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक मान लेंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ हम लोग क्या, ये जो गोला से डिनोट किए हैं, ये क्या लिखे हैं, वस्तु की स्थिति। ठीक है, ये क्या है, वस्तु की स्थिति है, जो कि गोले से डिनोट किए हैं। और ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर यदि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ देखिए, 1 नंबर यहाँ है, जहाँ जहाँ नंबर जो मैच करेगा वहाँ वहाँ देखेंगे। ठीक है, अगर 1 नंबर पे रख रहे हैं यानी अनंत पर, तो फोकस पर बन रहा है। अगर अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है, 2 नंबर देखिए यहाँ है, फोकस और सी के बीच में। 3 नंबर हम लोग क्या देखें कि सी पर बन रहा है। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग क्या देखें, अगर चौथा यानी कि सी और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ बन रहा है, 4 नंबर यहाँ यानी सी और अनंत के बीच में बनेगा। 5वां हम लोग फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, 5वां यहाँ है। 6ठा हम लोग अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं
तो दर्पण के पीछे बन जाएगा, है ना, दर्पण के पीछे बन जाएगा, ये आभासी बनेगा, है ना, आभासी। आभासी ये क्या है, वास्तविक, यहाँ लिखिए, ये क्या है, वास्तविक, है ना, वास्तविक बना रहा है, वो आभासी बना रहा है। ये उल्टा बना रहा है और ये क्या बना रहा है, सीधा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या समझ में आया कि अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा तथा सीधा दोनों बनाता है। ठीक है, अगर आभासी बनाएगा तो वो 100% श्योर है कि वो सीधा बनाएगा, अगर वास्तविक बना रहा है तो उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। चलिए इसको बनाइए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया। देखिए ये चीज़ आप लोग को एक लाइन में याद करवा दी। अब आप लोग को हम एरो डायग्राम भी बताएंगे कि वस्तु को कहाँ रखने पर क्या कहाँ बनेगा, वो चीज़ भी बताएंगे। ये आप लोग को एक बार में सारा 6 कंडीशन याद हो गया, है ना, 6 कंडीशन याद हो गया। दूसरी बात, इसको याद करने का एक और तरीका है। देखिए इन्फिनिटी को यानी अनंत को, है ना, अनंत को फोकस से एक दूसरे को एक्सचेंज कर दीजिए। अगर हम बोलेंगे कि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत को किससे एक्सचेंज करना है, फोकस से, तो फोकस पर बनेगा। हम बोलेंगे कि अनंत और सी के बीच में रखा हुआ है तो आप कहाँ चेंज कर देंगे, अनंत को किससे एक्सचेंज करना है, फोकस से, तो कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच में। बाकी का जो एक रहेगा वो उसी में रख देना है। ठीक है, अगर हम क्या बोले कि अगर अनंत और सी के बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच में रखेगा। तुरंत दिमाग को दौड़ाना है, समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बना कि अगर वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, और सी पर क्या बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। चौथा कंडीशन लोग क्या देखेंगे, अगर सी और फोकस के बीच में रख रहा है तो कहाँ बनेगा, फोकस आया बात, उसको किस में एक्सचेंज कर देना, अनंत पर, तो सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। ठीक है, सी और अनंत के बीच में बन जाएगा, पाँचवा कंडीशन। चौथा कंडीशन। पाँचवा हम लोग अगर फोकस पर रखते हैं, फोकस को किससे एक्सचेंज कर देना है, अनंत से, तो फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अगर यदि वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा। ठीक है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आए कि ये आभासी है। ठीक है, हालांकि आप समझने के लिए वो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको एरो डायग्राम जब बताएंगे तो वहाँ आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको एक लाइन में आपको पूरा कंडीशन याद करवा दिए। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। देखिए अगर वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा, अनंत को किससे एक्सचेंज कर देना है, फोकस से, है ना, फोकस को किससे एक्सचेंज कर देना है, अनंत से। तो अगर यदि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, फोकस पर रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। अगर यदि अनंत और सी के बीच में रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये सारा था, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसको आप लोग को एरो डायग्राम बता देते हैं। ठीक है, इसके पहले कुछ और आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या था, वास्तविक था ना, वास्तविक और उल्टा। अब इसमें देखिए आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता। ठीक है, यानी इसे m से डिनोट करते हैं। ये बराबर यानी आवर्धन क्षमता आपको समतल दर्पण में भी बताए थे, क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, यानी HI डिवाइडेड बाय HO, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -V/U। ठीक है, -V/U। अगर m जो है, m इसमें देखिए, अब आवर्धन इसमें क्या क्या हो सकता है, m का मान क्या क्या हो सकता है। एक तो अगर मान लीजिए वस्तु रखा हुआ है अनंत पर तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर, जो कि बिंदु के समान बनेगा। यहाँ ये आपको दिखा रहे हैं 1 नंबर डिनोट करने के लिए, यहाँ बिंदु के समान बनेगा, यानी कि
आवर्धन क्षमता जो है वो 1 से छोटा भी हो गया, है ना, 1 से छोटा भी हो गया, वस्तु से छोटा बनेगा, यहाँ बन रहा है तो 1 से छोटा हो गया। सी पर रख रहे थे तो 1 के बराबर बन रहा था कि जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, तो यानी 1 के बराबर भी बन गया। चौथा, वस्तु से बड़ा अगर यदि मान लीजिए अनंत पर बन रहा है, तो अगर यदि फोकस पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो अनंत पर बड़ा बन रहा है, तो यानी 1 से बड़ा, यानी कि m का मान जो है वो क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी m का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि m जो है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों नेगेटिव क्यों होगा, देखो अगर यहाँ जो है वस्तु कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है तो ये हम लोग नेगेटिव लेंगे, और अगर सीधा बन रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव जो होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी एक ये कैसा बन रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अगर यदि m जो है वो 1 से बड़ा और पॉजिटिव हो, है ना, पॉजिटिव हो, तो कैसा बनाएगा, तो प्रतिबिंब, है ना, तो प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, आभासी तथा सीधा बनाएगा। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट बना के लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो साइन जो है ना, ये क्या बता रहा है, ये जो साइन जो है ये बताएगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, ये बता रहा है कि वस्तु सीधी बन रही कि उल्टी बन रही। ठीक है, और ये +1 जो मैंने 1 से बड़ा और 1 से छोटा जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि वस्तु का साइज क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो साइन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बता रहा है कि वस्तु सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। उसके बाद 1 से बड़ा और छोटा बता रहा है कि वस्तु का साइज जो है वो प्रतिबिंब का साइज जो है वो वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया, यानी कि m जो है अगर 1 से बड़ा हो तथा पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाएगा। ठीक, आभासी तथा सीधा बनाएगा। और दूसरी बात, अगर यदि m जो है वो 1 से छोटा हो और नेगेटिव हो तो क्या बनाएगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक, है ना, वास्तविक तथा उल्टा बनाएगा। ठीक है, उल्टा बनाएगा। ये लिख लिए आप लोग, देखिए यहाँ दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा, चलिए आप लोग को इधर लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये फिगर समझ में आ गया, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार बना के, अगर m जो है वो 1 से बड़ा आ गया, है ना, 1 से बड़ा और पॉजिटिव आया तो क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब, तो लिखिए, तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि अगर यदि m 1 से छोटा, है ना, बड़ा, है ना, 1 से छोटा या बड़ा आ गया, और अगर यदि नेगेटिव आ गया तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर यदि m जो है वो 1 से बड़ा है तथा पॉजिटिव है तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अगर यदि m जो है वो 1 से, यहाँ 1 से बड़ा हो तथा नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है वो बता रहा है कि वस्तु सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, और
अगर यदि एक से बड़ा या छोटा आया तो हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु का साइज़ क्या होगा, यानी वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु के बराबर होगा कि वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन जो होता है वो यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, या इसको दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और यानी माइनस भी बाई यू, यानी कि प्रतिबिंब का ये नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें से आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है वो उसका आवर्धन क्षमता एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार पूरा नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए आगे देखिए। तो आज का क्लास यहीं हम लोग रखते हैं। बाकी हम लोग कल जो है वो कल देखेंगे, एरो डायग्राम पूरा आप लोग को बताएंगे, है ना, पूरा का पूरा आप लोग को एरो डायग्राम बताएंगे। और आप लोग एक बार क्या करेंगे, ये हमने जो बताया अभी एक लाइन में पूरा 6 कंडीशन आपको बता दें कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। इसको आप एक बार घर में जा करके फिर से अपने कॉपी में अपने से खुद से बना के देखिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। बस कुछ नहीं, खाली आपको जो आकृति जो बनाए थे ना उसको आपको ध्यान में दिमाग में रखना है, बाकी का सारा आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज का क्लास यहीं करते हैं, बाकी कल हम लोग देखेंगे। बाय बाय सभी को, टेक केयर, धन्यवाद।